आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो जीएस थर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हम बता देते हैं आपको, क्योंकि ये करेंटली अभी न्यूज़ में था। 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हुआ था अभी। वहाँ पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इंडिया का जो सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल है उसको एज ए मॉडल वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। तो अब हम ये देखते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है, उसकी नीड क्यों है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे किया जाएगा और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए इंडिया में अभी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हमें नीड क्यों आई। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नीड फील हुई है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नीड क्यों फील हुई? क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट पैटर्न है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर माना जाता है किसी सेक्टर पे आएगा तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है। सेकेंड, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। 1970s के बाद से एनवायरमेंट को लेके ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंसिटिविटी डेवलप हुई है। तो एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट दोनों रिलेटेड है। अगर सस्टेनेबल एनवायरमेंट चाहिए तो हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इज हमारी जो पॉपुलेशन है, चाहे वो इंडिया की पॉपुलेशन देखें हम या ग्लोबल पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन स्टेडली बढ़ती जा रही है। और माल्थus की थ्योरी एक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछ लेता है, या तो ये इंडियन सोसाइटी में पॉपुलेशन थ्योरी है, वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा। माल्थस ये बोलता है कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ती है और जो फूड रिसोर्सेज हैं वो अरिथमेटिक तरीके से बढ़ते हैं। अब इसको आप समझ लीजिए ये होता क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि माल्थस ने क्या बोला था। माल्थस ने बोला कि जो हमारा फूड रिसोर्स है, ये फूड हमारा और पॉपुलेशन ये कैसे बढ़ता है। फूड इसने बोला कि ये ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ता है, सॉरी, फूड अरिथमेटिक तरीके से बढ़ता है। अरिथमेटिक मतलब फूड जैसे 1 से 2 3 4 ऐसे होगा, और पॉपुलेशन इसने बताया कि ये ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ता है। अरिथमेटिक को समानांतर बोलते हैं हिंदी में, और पॉपुलेशन ज्योमेट्रिक को गुणोत्तर बोलते हैं। गुणोत्तर का मतलब होता है जैसे जब तक पॉपुलेशन 1 से 2 होगी, वो फूड प्रोडक्शन 1 से 2 होगा, ये पॉपुलेशन 2 से 4 हो जाएगा, और फिर फूड प्रोडक्शन 2 से 3 होगा तो ये 4 से 8 हो जाएगा। ये माल्थस ने बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से फूड का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से। तो हमें ये एक्सपेंडिंग जो पॉपुलेशन है उसको भी साथ लेके चलना है कि पॉपुलेशन बढ़े तो उसका इम्पैक्ट जो है फूड प्रोडक्शन पे ऐसा ना हो कि एग्रीकल्चर को ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हुआ, और फिर अब वो रिसोर्स या फूड रिसोर्स जो चाहिए उतना कंट्री में अवेलेबल नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए और पॉपुलेशन जो स्टेडली इंक्रीज हो रहा है, इसको काउंटर करने के लिए या इसको मैनेज करने के लिए हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की नीड पड़ती है। अब हम लोग देख लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है। व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट ऐसे करना कि जो अभी करंट की जनरेशन है उसकी नीड फुलफिल हो जाए, लेकिन जो फ्यूचर की जनरेशन है उसकी नीड के साथ कोई कंप्रोमाइज ना हो। मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेस को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाए या यूज किया जाए कि करंट जनरेशन की जो नीड है वो फुलफिल हो, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसकी नीड के साथ कोई समझौता या कंप्रोमाइज ना हो। मतलब हम लोग अगर पेड़ यूज कर रहे हैं, पेड़ कट कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें कि पूरा पेड़ कट कर लिया इसी जनरेशन में, अगली जनरेशन को पेड़ ही नहीं मिल रहा है। या हम कोयला निकाल रहे हैं तो पूरा कोयला अभी निकाल लें, अगली जनरेशन को कोल ही नहीं मिल रहा है। जैसे हमें ग्राउंड वाटर है। अब एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या हुआ? एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हुआ कि जो करंट पॉपुलेशन है उसकी नीड को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से फुलफिल करना, एंड एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना कि जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसकी नीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम लोग एग्रीकल्चर में वाटर यूज करते हैं। अब वाटर, ग्राउंड वाटर भी यूज करते हैं,
पंपिंग सेट लगा के ग्राउंड वाटर हम लोग यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग पूरा वाटर इतना ज्यादा यूज कर लें कि आने वाली 2-3 जनरेशन को वाटर ही ना निकल पाए। ये होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एम्स टू मीट करंट प्रोडक्शन डिमांड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन एबिलिटी टू मीट देयर डिमांड्स। मतलब इस तरह से हमें एग्रीकल्चर करना है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका इस तरह से एग्रीकल्चर में यूज किया जाए कि प्रेजेंट जनरेशन भी उसको यूज कर ले और नेक्स्ट जनरेशन है जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है वो भी यूज कर ले, उसके समझौते, उसके जरूरतों के साथ समझौता ना करना पड़े। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलप एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ये है कि हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लिखा हुआ है, प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि हम मिनिमम इनपुट दें और हमारा आउटपुट मैक्सिमम आए, इसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वाटर यूज कर रहे हैं और आउटपुट हमारा कम आ रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब है कि मिनिमम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम रिसोर्सेज को आउटपुट में लेके आना। जैसे वाटर हम लोग कम यूज करें, एनर्जी कम यूज करें, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब ऐसा नहीं है कि जैसे होता है कि जैसे एग्रीकल्चर पे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिल रही है या इरिगेशन पे सब्सिडी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी मिल रही है, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हम यूज कर ले रहे हैं, इनपुट ज्यादा दे रहे हैं और आउटपुट हमारा कम आ रहा है। तो बेसिकली ये हुआ कि इसमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी हमें बढ़ाना है। और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं या पेस्टिसाइड यूज करते हैं या हम वाटर यूज करते हैं या हम एनर्जी यूज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, ये सब एज एन इनपुट यूज करते हैं हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। तो हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर इसको कम यूज करना है, पेस्टिसाइड का यूज कम करना है, वाटर का यूज कम करना है, एनर्जी का यूज कम करना है और साथ में आउटपुट बढ़ाना है। मीन्स क्या हुआ, जो हम यहाँ पे वेस्टफुल यूज करते हैं इनपुट का, उसको हमें कम करना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। नेक्स्ट क्या है, हमें नेचुरल रिसोर्स, अभी मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में, उसको हमें इस तरह से यूज करना है एग्रीकल्चर में कि करंट जनरेशन यूज कर ले और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे सॉयल है, अब सॉयल जितनी ज्यादा यूज करेंगे उसकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होती रहती है। तो हमें एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन साथ में सॉयल फर्टिलिटी भी रिस्टोर होनी चाहिए। वाटर है, वाटर की एक लिमिट है, ग्राउंड वाटर की एक लिमिट होती है, तो जितना हम यूज करें उतना या तो स्टोर भी करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, डैम बनाएं। वाटर को यूज इसलिए कम करना है कि हमारे पास वाटर कम है, तो जितना है उतने में हमें प्रेजेंट जनरेशन का भी यूज करना है, आगे की जनरेशन का भी यूज करना है। ऐसे अगर हम देखते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी होता है। आप लोग जानते होंगे, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि इसमें से कौन से खेत से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। तो पैडी फील्ड होता है, या जिसको हिंदी में बोलते हैं धान का जो खेत होता है, जो चावल की खेती होती है। चावल की खेती में क्या होता है, हमें पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। जब तक पानी पूरा चावल के खेत में भरा नहीं रहेगा, चावल की उपज अच्छी नहीं होती है। तो वहां से चावल के खेत में पानी भरने की वजह से वहां से मेथेन का एमिशन होता है, और मेथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हमें इस तरह के रिसोर्सेज पे डिपेंडेंसी रखनी है जिससे एग्रीकल्चर में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है वो कम, मतलब पानी हमें कम यूज करना है, उतना ही यूज करना है जितने की आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं। हमें फर्टिलाइजर कम यूज करना है, वाटर कम यूज करना है, एनर्जी कम यूज करना है, जो भी इनपुट लगाते हैं उसको कम यूज करना है और आउटपुट बढ़ाना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका अगला ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है लाइवलीहुड और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि लाइवलीहुड होता क्या है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं जनरली कि लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट एक ही चीज है। लाइवलीहुड का मतलब हिंदी में बोलते हैं जिसको आजीविका, मतलब आप जीने भर का ही कमा लें एग्रीकल्चर से।
इंडिया में बहुत ज्यादा अभी पॉवर्टी है, कई सारे लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के बाद भी उनका लाइवलीहुड नहीं चल पाता है। और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में इंक्लूसिव हो ये जरूरी नहीं है, तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाना है, लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बहुत बेस्ट तरीका हो सकता है। कैसे हो सकता है वो हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो अभी हमने बताया कि जितने भी इनपुट हैं वो हम कम यूज करेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इनपुट का यूज कम किया जाएगा। इनपुट अगर हम कम यूज करेंगे और आउटपुट अगर हम बढ़ाएंगे तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर रेम्यूनरेटिव हो जाएगा, मतलब कृषि लाभकारी हो जाएगी। अभी होता क्या है, फार्मर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इनपुट यूज कर लेते हैं लेकिन आउटपुट उतना आ नहीं पाता है। लेकिन जब वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे तो फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज करेंगे, वाटर रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज करेंगे, एक्सेस में कुछ नहीं यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर की कम आ जाएगी और आउटपुट भी बढ़ेगा। तो इनपुट कॉस्ट कम आ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, मतलब क्या होगा कि कृषि उनके लिए अब लाभकारी होगा, वहां से वो कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, तो उनका लाइवलीहुड बढ़ेगा, इससे पॉवर्टी भी कम होगी। और एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जब आउटपुट बढ़ेगा तो वो जो रूरल एरिया में अभी फूड इनसिक्योरिटी है ना, वो फूड सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी हम देखते हैं कि रूरल एरिया में इंडिया में फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 में आया था, ये ईयर भी आप याद रखिएगा, इसलिए रूरल पॉपुलेशन को उसमें 75% पॉपुलेशन को कवर किया जा रहा है, जबकि अर्बन की सिर्फ 50% पॉपुलेशन को। मतलब क्या हुआ कि रूरल एरिया में फूड इनसिक्योरिटी ज्यादा है, अर्बन एरिया में थोड़ा कम। तो यहाँ से रूरल एरिया में जो फूड इनसिक्योरिटी है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से वो भी कम हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी क्या होता है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है पूरा, किसी दिन हम ये भी कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखते हैं कि और क्या करना है। और क्या है, इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रेजिलियंस बढ़ेगा। रेजिलियंस मतलब होता है किसी से लड़ने की क्षमता या किसी प्रॉब्लम को कम करना। अब रेजिलियंस इससे कैसे बढ़ेगा, लोगों का रेजिलियंस बढ़ जाएगा, कम्युनिटी का बढ़ेगा, इकोसिस्टम का बढ़ेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से कैसे बढ़ेगा ये समझते हैं हम। देखिए इकोसिस्टम का कैसे बढ़ेगा पहले हम ये समझ लेते हैं। अगर हम रिसोर्सेस को रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज करेंगे, वाटर को रिक्वायर्ड अमाउंट में यूज करेंगे तो वाटर मैनेजमेंट होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, तो इकोसिस्टम पे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही पीपल हैं, कम्युनिटी हैं जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होंगे या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से जो इफेक्ट होंगे, इनके अंदर भी रेजिलियंस आएगा कि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर सकें। इसी को रेजिलियंस बोला जाता है। ये कैसे होगा, कई सारी चीजें इसमें सुधार करने पे होंगी। जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या करना है, तो हमने पहले बताया कि आउटपुट हमें बढ़ाना है, इनपुट हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में करना है, यानी अननेसेसरी नहीं करना है, उसको कम करना है। हमें सॉइल की फर्टिलिटी पे भी ध्यान देना है कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। भूमि की उर्वरता नहीं अगर मेंटेन रहेगी तो दिन ब दिन उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप कम होती रहेगी, है ना। हमें ग्राउंड वाटर पे भी ध्यान देना है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज नहीं होगा तो भूजल का जो स्तर है वो नीचे चला जाएगा, तो उससे बड़ी समस्या आएगी, फिर आपको सिंचाई करने के लिए बहुत ज्यादा लंबी डिगिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं इससे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, अब आप लोग तो पहले ये याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट किया है, टोटल 17 गोल हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को याद करना है कि 17 गोल्स हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में और पीसीएस में ये प्रीलिम्स में भी पूछता है और मेंस में आपको कई जगह कंक्लूजन लिखने में हेल्प करेगा ये। तो अगला, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तो हमारे कुछ एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो अपने आप अचीव हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हमारा एसडीजी 1 है, नो पॉवर्टी। अभी हमने बताया आपको पीछे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब हम करेंगे तो इनपुट कॉस्ट कम होगी, आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी,
कृषि लाभकारी होगी तो किसानों को पैसा मिलेगा, तो उनकी पॉवर्टी कम हो जाएगी। दूसरा मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करेंगे तो फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ावा मिलेगा। रूरल एरिया में जो फूड इनसिक्योरिटी है वो कम होगी, तो इससे क्या होगा, SDG 2 यानी जीरो हंगर, ये हमें अचीव हो जाएगा। अगला है SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अभी मैंने बताया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब क्या हुआ कि वाटर जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उतना ही यूज करना है, अननेसेसरी वाटर यूज नहीं करना है। तो अगर हम वाटर को कंजर्व करके चलेंगे, जितना रिक्वायर्ड होगा वो कंजर्व करके चलेंगे, तो लोगों को क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है SDG 8, ये है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी हमने आपको पीछे बताया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से पहला ऑब्जेक्टिव ही यही था कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो और लाइवलीहुड मिले लोगों को। तो लाइवलीहुड मिलेगा मतलब क्या होगा, लोगों को डिसेंट वर्क मिल जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से। दूसरा डिसेंट वर्क मिलेगा उनको तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो SDG 8 भी अचीव हो जाएगा। अगला हमारा SDG 13 है, यानी क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। स्टार्टिंग में ही मैंने इसीलिए आपको बताया कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, वो इसीलिए आया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, उसी को कम करना है। तो SDG 13 भी अपने आप अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट है SDG 15, दैट इज लाइफ ऑन द लैंड। तो एग्रीकल्चर जब सस्टेनेबल होगा तो लाइफ ऑन द लैंड इजी होगा, SDG 15 भी अचीव होगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से इतने सारे SDG भी हमें अचीव हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे होगा, क्या किया जाए कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, मतलब फ्यूचर जनरेशन की भी नीड फुलफिल हो जाए और करंट की भी नीड फुलफिल हो जाए। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नेचुरल जो इनपुट होता है उसका यूज करते हैं, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। नेचुरल इनपुट का मतलब क्या हुआ, जैसे फर्टिलाइजर हुआ तो फर्टिलाइजर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर की जगह पे बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। तो जो रिसोर्सेज होगा वो हम नेचुरल रिसोर्सेज से उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको एग्रीकल्चर फार्मिंग बोला जाता है। इससे क्या होगा, इससे सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगी, इससे पॉल्यूशन में रिडक्शन आएगा, मतलब ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट पहुंचाएगा अगर हम एग्रीकल्चर पे इंप्रूव फोकस करते हैं। और सॉइल फर्टिलिटी भी इससे इंप्रूव हो जाएगी अगर हम नेचुरल इनपुट यूज करते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग में। तो एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग अपने आप में एक अलग टॉपिक ही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फोकस यही है कि जो भी इनपुट कृषि में यूज किया जाता है, कृषि का जो आगत है उसको हम यूजिंग नेचुरल इनपुट कृषि करें। अब नेचुरल इनपुट से कृषि करेंगे तो सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगा, पॉल्यूशन कम होगा और सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव होगी। दूसरा हमारा तरीका है क्रॉप रोटेशन। देखिए क्रॉप रोटेशन क्यों करना है हमें, वो हम समझते हैं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि क्रॉप रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप लोग अगर साइंस नहीं पढ़ेंगे तो उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे दलहन की फसलें होती हैं, है ना, जिसको हम लोग पल्सेस बोलते हैं। पल्सेस की फसलों या लेग्यूम्स क्रॉप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। इनकी जो जड़ें होती हैं या रूट होती हैं, इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। तो अगर सोचिए किसान अगर सिर्फ राइस और व्हीट ग्रो करे और वो कुछ ना ग्रो करे, यानी राइस व्हीट सिस्टम चले, क्रॉप को रोटेट ही ना करे, वो राइस ग्रो कर रहा है व्हीट ग्रो कर रहा है, राइस ग्रो कर रहा है व्हीट ग्रो कर रहा है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा सॉइल में, नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी। अब यहीं पे अगर लेग्यूम्स क्रॉप या पल्सेस या अगर हम दलहन वाली फसलें उगा लें, तो इन दलहन वाली फसलें या लेग्यूम क्रॉप्स के रूट जो होते हैं, इन रूट से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी रीस्टोर हो जाती है, इवन इंप्रूव भी हो जाती है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि राइस और व्हीट अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो उसके बाद कोई पल्स भी ग्रो करें, ताकि सेम लैंड की सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस जो हुई है वो इनहेंस हो जाए। अगला हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री। अब एग्रो फॉरेस्ट्री भी एक, ये सारे एक अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, सब पे एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा।
अगर आप लोग बोलेंगे तो सब इन टॉपिक पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, क्रॉप रोटेशन पे, एग्रो फॉरेस्ट्री पे, इन सब पे मैं अलग अलग लेक्चर ले लूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर ये सब लेक्चर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी अलग अलग लेक्चर ले लूंगा। अब हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री को देख लेते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, जो ट्री और क्रॉप और लाइव स्टॉक, इसको एक साथ, मतलब अगर कहीं पे मान लीजिए ये एग्रीकल्चरल फील्ड, तो इसी एग्रीकल्चरल फील्ड में मान लीजिए यहाँ पे आपने राइस उगा रखा है या व्हीट उगा रखा है, तो इसके किनारे किनारे पे आप पेड़ उगा दीजिए ऐसे। ये हो गया एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। या यहीं पे कहीं पे किनारे यहाँ पे अगर हम चाहें तो लाइव स्टॉक को भी, लाइव स्टॉक मतलब होता है पशुओं का पालन, तो लाइव स्टॉक या क्रॉप्स या उसके साथ ट्री अगर हम एक साथ करते हैं तो उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। अब एग्रो फॉरेस्ट्री से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे होगा, देखिए जैसे राइस और व्हीट तो यहाँ ग्रो हुआ ही है ना। अब मान लो किसी कारणवश ये राइस या व्हीट का क्रॉप जो है ये खराब हो जाए, इसकी उपज उतनी अच्छी ना है, तो अगर आपने यहाँ पे पेड़ लगा रखा होगा, ट्री लगा रखा होगा, तो ट्री से कुछ तो आउटपुट आएगा ना। ऐसे तो आपका पूरा ये राइस और व्हीट खराब हो गया तो पूरा फसल खराब होगा, आपको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए एग्रो फॉरेस्ट्री पे आजकल बहुत जोर दिया जा रहा है कि ट्री, क्रॉप और लाइव स्टॉक को एक साथ ग्रो किया जाए, तो इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होगा, प्लस बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, जैव विविधता भी बढ़ जाएगी। आप यही समझिए ना, जैसे आपने यहाँ राइस उगा रखा है, किनारे यहाँ पे मैंगो का पेड़ लगा रखा है, या हो सकता है यहाँ पे आपने कोई और पेड़ लगाया हो, तो किनारे किनारे अलग अलग तरह के पेड़ लगाएंगे तो अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी हो जाएगी। फिर अलग से यहाँ आपने लाइव स्टॉक भी पाल रखा है, पशुओं को भी पाल रखा है, तो ये जैव विविधता को भी बढ़ाएगा, तो वो इकोसिस्टम और ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अभी मैंने बताया कि अगर इनमें से कुछ भी फेल हो, जैसे मान लो राइस और व्हीट फेल हो गया, तो कम से कम उस पशुधन से उसको दूध बेच के कुछ कमा लेगा, या यहाँ से पेड़ काट के कुछ कमा लेगा, पेड़ ही बेच लेगा, या पेड़ से जो फ्रूट्स आए वो बेच लेगा। तो ये सारे फायदे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री के। ये पूरा अलग एक टॉपिक है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि कैसे होगा, वो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या है कि पेस्टिसाइड का जो यूज है इसको मिनिमाइज करना, और यही हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। पेस्टिसाइड का मतलब यहाँ हुआ जो केमिकल पेस्टिसाइड हम लोग यूज करते हैं उसको हमें मिनिमाइज करना है। कैसे करना है, उसके लिए कई सारे बायोलॉजिकल कंट्रोल हैं, हैबिटेट मॉडिफिकेशन है, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। इसको अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम पेस्ट का जो यूज होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज भी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए टिलेज का मतलब क्या होता है कि खेत की जुताई या प्लोविंग, है ना। जैसे मान लीजिए ये हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। टिलेज का मतलब क्या हुआ कि एक क्रॉप हुआ, वो क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई, कटाई होगी, उसके बाद वहां पे फिर से जुताई करके अगला क्रॉप उगाया जाए, ये होता है टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब क्या हुआ कि एक क्रॉप था, वो ग्रो हुआ, क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो गई, फिर उस पे दूसरा क्रॉप ग्रो कर दिया बिना जुताई के, बिना हार्वेस्टिंग के, इसको जीरो टिलेज बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आप जुताई मत करिए, प्लोविंग ना करिए, अगला क्रॉप इसी में ग्रो कर दीजिए। उसके अलग अलग मेथड्स हैं कि कैसे ग्रो किया जाता है, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी आप इतना जानिए कि जीरो टिलेज का मतलब यही होता है कि जो क्रॉप कट किया गया है, हार्वेस्टिंग की गई है, फसल की कटाई के बाद अगली फसल की बुआई यहाँ पे बिना जुताई के कर दी जाए। अब इससे क्या होगा, इससे जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व रहेगा। भाई आप जुताई करेंगे तो सॉइल स्ट्रक्चर जो है वो प्रभावित होगा, आप जुताई नहीं करेंगे तो प्रिजर्व रहेगा। इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती है जीरो टिलेज से, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो वहीं रह जाते हैं। जुताई करने पे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो सकते हैं। यहाँ नहीं जुताई करेंगे तो सॉइल का न्यूट्रिएंट्स यहीं पे रह जाएगा, तो फर्टिलिटी भी बढ़ जाएगी। दूसरा, जब भी आप जुताई करेंगे तो लैंड यहाँ पे लूज हो जाती है, सॉइल लूज हो जाती है। आप खेत की प्लविंग करेंगे, जुताई करेंगे तो लैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, तो थोड़ी सी भी हवा चलती है तो यहाँ से सॉइल इरोजन होने लगता है। लेकिन आप जीरो टिलेज है तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, और सॉइल इरोजन नहीं होगा तो सॉइल की जो सबसे टॉप लेयर होती है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। जो सॉइल का सबसे ऊपरी लेयर होता है, सबसे ज्यादा उर्वरता उसी लेयर की होती है। ये आपने सॉइल प्रोफाइल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो ये जान लीजिए।
तो टॉप लेयर यहाँ पे हमने टिलेज किया ही नहीं, तो टॉप लेयर प्रिजर्व है, तो इरोजन भी कम होगा और फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। और यहाँ पे आपने अगर जुताई कर दी है, प्लविंग कर दी है, तो इसका जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट हो जाएगा। अगर आप जीरो टिलेज करते हैं तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, मॉइस्चर इसका स्टोर रहेगा ना, उतनी जल्दी नहीं इवापोरेट होगा जितना लूज सॉइल का होता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है हम कैसे कर सकते हैं वो है हाइड्रोपोनिक्स और इकोपोनिक्स। ये दोनों टर्म ध्यान से समझिएगा। मैं आंसर चेक करते टाइम देखता हूँ बच्चे इसको एक ही समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स और इकोपोनिक्स एक ही चीज है, दोनों अलग है। ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है कि बिना सॉइल का यूज किए न्यूट्रिएंट वाटर के थ्रू आप कोई प्लांट या क्रॉप ग्रो करिए, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। एक्वापोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ आप फिश फार्मिंग भी कर लीजिए। अब ये कैसे होता है ये समझिए, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए जैसे ये है, यहां पे मान लीजिए कोई कंटेनर है जिसमें आपने प्लांट ग्रो कर रखा है सिर्फ सॉइल का यूज करके। ये नीचे पानी भरा हुआ है, ये न्यूट्रिएंट सॉइल है, सॉरी न्यूट्रिएंट वाटर है, ये इसमें सॉइल नहीं है। इस न्यूट्रिएंट वाटर के थ्रू यहाँ पे आपने ये प्लांट ग्रो कर रखे हैं, ये प्लांट है। अब यही जो प्लांट है यहीं से इस वाटर को यहाँ पे नीचे लाया जाता है, एक और टब होता है जहां पे फिश फार्मिंग की जाती है, फिश फार्मिंग। इसी हाइड्रोपोनिक्स से ही एक्वापोनिक्स रिलेटेड है, ये अलग मत समझिएगा। जहां पे हाइड्रोपोनिक्स किया जाता है वहीं पे अब एक्वापोनिक्स भी होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स का सिंपल मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट वाटर जो होता है जिसमें पोषक तत्व, पानी में ही पोषक तत्व होता है और सॉइल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये अर्बन एरिया में भी कुछ लोग अब इसका यूज करते हैं अपनी बालकनी में कुछ उगाने के लिए, अगर बड़ी बालकनी होती है तो, क्योंकि सॉइल मिलता नहीं है तो कुछ ना कुछ वो ग्रो कर लेते हैं। तो इसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ग्रोइंग प्लांट विदाउट यूजिंग सॉइल एंड हाउ, बाय यूजिंग न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वाटर, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। एंड डू नॉट कंफ्यूज इट विद द एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स में क्या होता है, कंबाइनिंग हाइड्रोपोनिक्स विथ फिश फार्मिंग्स, है ना। मतलब एक्वापोनिक्स जो है ये अलग है। एक्वापोनिक्स में क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ फिश फार्मिंग भी की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोपोनिक्स मींस ग्रोइंग द प्लांट और एनी क्रॉप विदाउट using soil and how, by using nutrient enriched soil, whereas aquaponics means using hydroponics along with fish farming। मतलब हाइड्रोपोनिक्स के साथ साथ अगर आप फिश फार्मिंग भी करते हैं तो ये एक्वापोनिक्स। तो ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। देखो सॉइल की नीड ही नहीं है और साथ में फिश फार्मिंग भी हो जाती है, फार्मर्स को सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखने में ये सब कुछ अच्छा लग रहा है लेकिन इसके चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा हम लोग देख लेते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए वो है क्लाइमेट चेंज। इसी वजह से हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना भी है और यही चैलेंज भी है। कैसे, जैसे रेनफेड एग्रीकल्चर है इंडिया में। रेनफेड एग्रीकल्चर मतलब कि कई जगह पे इंडिया में 75 mm से कम रेनफॉल होती है, वहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि वहां पे क्या होगा कि क्रॉप ईल्ड का मतलब कि फसल की जो उपज है, आउटपुट या प्रोडक्शन क्या है क्रॉप का टोटल, उसको क्रॉप ईल्ड बोलते हैं। तो रेनफेड एग्रीकल्चर की वजह से कई जगह क्रॉप ईल्ड जो है वो कम हो रही है। और क्रॉप ईल्ड अगर कम हो रही है, फसल का उत्पादन कम हो रहा है, तो वो फूड सिक्योरिटी को भी तो प्रभावित करेगा। देखिए फूड सिक्योरिटी में 3 कंपोनेंट होते हैं, ये ध्यान रखिए। पहला होता है अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड ग्रेन अवेलेबल हो। दूसरा होता है एफोर्डेबिलिटी, यानी उसको खरीदने की क्षमता हो। और तीसरा होता है एक्सेसिबिलिटी, मतलब कोई अगर खरीदना चाहे तो उसके लिए वो एक्सेसिबल। तो फूड सिक्योरिटी बेसिकली मींस अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। फूड सिक्योरिटी के लिए पहला कंपोनेंट ही अवेलेबिलिटी है। अब अगर रेनफेड एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज हुआ तो हो सकता है रेनफॉल और कम होने लगे, तो क्रॉप ईल्ड यानी फसल की उपज को प्रभावित करेगा। उससे क्या होगा,
उससे फिर फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी। नेक्स्ट है जो हमारा पॉपुलेशन प्रेशर। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे शिफ्ट कर रहे हैं तो शुरुआत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आउटपुट कम आएगा। हो सकता है हमारी पॉपुलेशन के लिए फिर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, इसीलिए लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की तरफ भागते हैं क्योंकि वहां आउटपुट ज्यादा आ जाता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है हाई कैपिटल कॉस्ट। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है वो बहुत हाई है, और इंडिया में 85% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, मींस उनके पास 1 एकड़ से कम का लैंड है। वो जल्दी कृषि के लिए इनपुट नहीं यूज कर खरीद पाते हैं, तो एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए वो कहाँ से ला पाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी फार्मर को अभी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ही करना है, तो वो उसको सब्सिडाइज रेट पे तो अभी केमिकल फर्टिलाइजर मिल जाता है, वो लाता है, यूज करता है, उसका काम हो जाता है। अगर मान लीजिए उसको हाइड्रोपोनिक्स से एक्वापोनिक्स करना हो, एक्वापोनिक्स करने में फिश फार्मिंग करनी है, फिश के लिए जो सीड होता है जो फिश खाती है वही बहुत महंगा आता है, फार्मर कहाँ से खरीदेगा। स्पेशली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, रिच फार्मर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको कम करना होगा, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट को इनोवेशन और स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने की जरूरत पड़ेगी, ताकि ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कम हो। दूसरा, मार्केट एक्सेस और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। भारत का किसान क्या करता है, बहुत मेहनत करके उपज बनाता है, लेकिन उसको बेचने के लिए मार्केट ही नहीं मिल पाता है, बाजार तक पहुंच ही नहीं पाता उसका फसल। बीच में ही बिचौलिए मिडल मैन आ जाते हैं और वो उनसे सस्ते दाम पे खरीद के मार्केट में महंगे दाम पे बेचते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि किसानों को मार्केट तक पहुंचने के लिए या तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है या मार्केट तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अगले सीजन में खेती भी करनी होती है। दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत की। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब होता है फसल की कटाई करने के बाद जो फसल का नुकसान होता है। अब देखिए, फसल की कटाई किसान ने की, अब किसान को क्या है, अगले सीजन के लिए भी तो खेती करना है, उसके लिए उसको चाहिए इनपुट के लिए पैसा, और तब तक ये फसल बिक नहीं रहा है क्योंकि वो मार्केट तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा और मार्केट में बेचने में भी टाइम लगेगा। तो ये फार्मर क्या करता है, फसल की कटाई करने के बाद बिचौलियों को बेच देता है ताकि उसको जल्दी से इनपुट के लिए पैसा मिल जाए और अगले सीजन की खेती करे। या एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ किसान होते हैं टमाटर ले जाते हैं सड़कों पे फेंक देते हैं। क्यों होता है? क्योंकि स्टोरेज नहीं है, कोल्ड स्टोरेज होता तो स्टोर हो जाता। अब यहाँ पे फार्मर एक साथ टमाटर प्रोड्यूस कर लेते हैं ढेर सारा, तो अचानक से मार्केट में ढेर सारा जब टमाटर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई बढ़ जाएगी, लेकिन डिमांड तो उतनी नहीं रहेगी ना। जैसे सपोज दैट कि टमाटर काटा गया, अभी टोमेटो कट किया गया, फसल से उसकी खेत से उसकी कटाई हुई, अब अचानक से सभी टमाटर, सभी किसान तो एक साथ टमाटर कट करेंगे ना, खेत से काट के मार्केट में ले जाएंगे, मार्केट में अचानक से टमाटर बहुत ज्यादा आ गया। अब डिमांड तो उतनी ही थी लेकिन सप्लाई अचानक से बढ़ गई, तो डिमांड जब उतनी रहे और सप्लाई अचानक से बढ़ जाए तो उसका क्रॉप का प्राइस या टमाटर का प्राइस अपने आप डाउन होने लगता है। उस फार्मर्स को इतना भी नहीं मिलता है कि बेचारे वो प्रॉफिट तो छोड़ो, वो लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए गुस्से में आके कई जगह आप देखेंगे कि फार्मर लोग अपना टमाटर वहीं पे फेंक के चले जाते हैं। अब यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है ताकि फार्मर्स अपना कोल्ड स्टोरेज में रख दें और मार्केट में जब जरूरत हो तब बेच सकें। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज या अवेयरनेस, जो आप लोगों का सबसे फेवरेट पॉइंट होता है। इसको आप लोग सबसे पहले लिखते हैं लेकिन मैं सबसे बाद में बताता हूँ। किसानों को ही नहीं पता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, सतत कृषि क्या है। अब जब किसान ये सतत कृषि होता क्या है, कैसे करना है, ये जानेगा ही नहीं तो वो सतत कृषि के करने का सोचेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि अवेयरनेस। जब अवेयरनेस नहीं है तो एडॉप्शन कहाँ से होगा। वो नई प्रैक्टिसेस, कोई भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए जो भी प्रैक्टिस होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एक्वापोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स है ना, ये सब वो जानेगा ही नहीं तो उसका यूज कैसे करेगा, अडॉप्ट कैसे करेगा। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि हर क्वेश्चन में बच्चे लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज सबसे पहले लिख देते हैं, तो एग्जामिनर को थोड़ा सा इरिटेशन होता है। तो
तो कोशिश ये करिए कि ये पॉइंट है, नो डाउट सबसे बड़ा पॉइंट भी है, लेकिन इसको सबसे लास्ट में लिखा करिए। तो आप लोग ये बताइएगा कि ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। उसके बाद आप लोग ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आगे और कौन कौन से टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, वो लेक्चर भी मैं यहाँ पे आके ले लूंगा।